गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबके लिए दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि आए, कामयाबी आए और आपका परिवार खुशियों से खुशहाल होता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, दिवाली की छुट्टियां आ चुकी हैं और दिवाली की छुट्टियों में अब 4 से 5 दिन हम लोगों ने ये तय किया कि ठीक है, हम लोगों के लिए कोई छुट्टी इतने मायने नहीं रखती, आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो हम लोगों ने कुछ प्रीमियर वीडियोज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे रखने का प्रयास किया। इन्हीं प्रीमियर वीडियोज़ की सीरीज़ में मेरा पहला वीडियो ये जो आज आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसके माध्यम से मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। वापस लाइव क्लास भी आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेंगी। इस दौरान अनअकैडमी पे हमारी लाइव क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। यूट्यूब पर हमारी जो क्लासेस हैं वो अभी आपको रिकॉर्डेड देखने के लिए मिलेंगी। तो आप सभी के लिए एक बार पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबने अगर हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हमारे सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन जो हैं वो टाइम टेबल से मिलते रहें। आप सबके लिए एक बार पुणे दिवाली की विश यू हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। आप सबके परिवार के लिए, आपके लिए दीपावली के इस पावन त्योहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट में मैं बात कर रहा था आप लोगों से, अगर आप लोगों ने अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया हुआ है अभी तक, तो आप लोग अनअकैडमी पे जाके भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है आपका, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर। तो हिस्ट्री प्लस पर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मेरा रेफरल कोड लगाते हुए आप मेरा प्लस कोर्स 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, और साथ ही आपको पेपर वन की कंप्लीट तैयारी उसमें मिल जाएगी, प्लस बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं, फुल कॉन्सेप्ट क्लासेस भी आपको हम लोग प्लस में देते हैं, साथ में आपको क्विज जो है वो करवाई जाती है, जो संभावित क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज वो भी करवाए जाते हैं, नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। तो टोटल मतलब कि जो भी आपकी प्रिपरेशन से संबंधित मटेरियल है वो ऑल मटेरियल आपको यहाँ पे एक ही मंच पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसके लिए मेरा न्यू बैच कोर्स अनअकैडमी पे आपको दिखाई देगा, माई मिशन जेआरएफ 2021 के नाम से, जिसमें मैं आपको कंप्लीट पेपर वन की पूरी 10 यूनिट्स इस बार कराने वाला हूँ प्लस के सब्सक्रिप्शन में। तो आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी लोग अनअकैडमी प्लस लेना चाहते हैं उनको कंप्लीट 10 यूनिट यानी कि पेपर वन और कंप्लीट पेपर टू हिस्ट्री मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो इस नाम से, रोहिताश्व नाम से आपको मेरी प्रोफाइल दिखाई देगी। आप इस प्रोफाइल को एक बार जा करके अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे एंड रोहित सर 10 आपका अपना रेफरल कोड है, इसको आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा था आप लोगों से, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भारत की एक ऐसी सभ्यता को जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्यों हम इसको तीन नामों से बुलाते हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से अभी डिटेल में चर्चा करूंगा। क्यों भारत का गौरव विश्व के मानचित्र पर इस सभ्यता ने ऊंचा कर दिया, क्या वो कारण थे कि भारत की गौरवमयी जो इतिहास है वो इस सभ्यता से उजागर होकर के आता है, और विश्व के मानचित्र पर भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसने अपनी एक विशेष पहचान, एक विशेष मुहिम बनाई, एक विशेष मुकाम बनाया। तो ये सब बदौलत हुआ किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। सभ्यता या संस्कृति क्या होती है? अगर हम बात करें कि सभ्यता या संस्कृति क्या होती है, तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे आज हम यहाँ रह रहे हैं, सपोज करो कि कुछ टाइम बाद यहाँ कोई ऐसी महामारी, कोई प्राकृतिक आपदा या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, कोई आक्रमण होता है या कुछ भी होता है और हम लोग सब मर जाते हैं। 100, 200, 500, 1000 साल बाद जब जमीन खोदी जाएगी, तो यहाँ पे आपको हम लोगों के द्वारा, ये मैं पेन यूज कर रहा हूँ, ये टैबलेट यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ये मोबाइल यूज कर रहा हूँ, तो ये सारी टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सभ्यता संस्कृति उस टाइम पे प्राप्त होगी। तो पुराने समय में, इतिहास में, बीते हुए युग में जो लोगों का रहन सहन था वही एक सभ्यता और संस्कृति के तहत हमें
दिखाई देती है, ये भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग पाई जाती हैं और अलग अलग आज भी होती हैं। आप सब लोग इन चीजों को तो जानते हैं। आज हम लोग यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट कर चुके हैं। एक टॉपिक आपको मैं रेगुलर इसमें सिंधु घाटी सभ्यता वाले सिलेबस में करवाने वाला हूँ, आप लोगों को ये पढ़ना है। तो देखिएगा, पाकिस्तान के जो है आज की डेट में पाकिस्तान के हिस्से में ये पड़ता है सिंधु सभ्यता। और इस सिंधु सभ्यता में एक्चुअली क्या था, हड़प्पा इसका नाम रखा गया क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा में हुई थी। तो हड़प्पा, क्योंकि पुरातत्व विभाग में एक नियम होता है, पुरातत्व विभाग में ये एक नियम होता है कि सबसे पहले जिस स्थान पर खुदाई की जाएगी उसी का नाम जो है, सब उसी के नाम पर हम हमारी सभ्यता का नामकरण कर देंगे। अब बात करें कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है, क्योंकि ये सिंधु नदी के सहारे थी तो ये पूरी सिंधु सभ्यता। अब वर्तमान की खोजों के आधार पर अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक जो स्थल हैं वो सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे किनारे खोजे गए हैं, नदियों के आसपास खोजे गए हैं। तो वर्तमान में सर्वाधिक जो प्रचलित नाम है, वर्तमान में सर्वाधिक जो प्रचलित नाम है वो नाम हो जाएगा क्या, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी उत्पत्ति को लेकर के। तो इसकी उत्पत्ति में हम लोग ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता जो उत्पन्न हुई वो कैसे उत्पन्न हुई। क्या अचानक से ये लोग कहीं से आए, या बाहर से आकर के कुछ लोगों का प्रवसन हो गया, बाहर से आए हुए लोग बस गए क्या, या हमारे ही पूर्वज थे जो डेवलप होकर के एक नगरीय क्रांति लेके आते हैं, एक व्यापार वाणिज्य शुदा एक नगरीय सभ्यता का डेवलपमेंट करते हैं। आइएगा देखते हैं इस बात को। सबसे पहले अगर बात करते हैं इनकी उत्पत्ति को लेकर के, तो देखिएगा यह सभ्यता अपनी पूर्ववर्ती संस्कृतियों, मैंने बताया अपने पूर्वज मान लो इनको एक तरीके से, अपनी पूर्ववर्ती संस्कृतियों के विकसित स्वरूप के रूप में एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हुई। ठीक है, इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, जिसमें व्यापार और वाणिज्य की क्या थी, प्रधानता थी। तो मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में, जब मैं आपको मृदभांड या लोह काल पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने आपको BRW, NBPW और दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृतियां लोह काल के दौरान पढ़ाई हैं। जो कुछ टाइम अगर हम देखें उस लोह काल को, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आता है। ठीक है, तो ये जो सभ्यता है ये पहली सभ्यता है। लेकिन अब इस सभ्यता के लिए कौन जिम्मेदार था, देखो जैसे मैंने आपको बताया, एक सोथी संस्कृति थी, जोरवे संस्कृति थी, ये सारी संस्कृतियां, ठीक है, ये सारी संस्कृतियां जो है, मालवा संस्कृति थी, ये सारी संस्कृतियां मैंने आपको पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी। ये वो संस्कृतियां थी बच्चों जो इस ताम्र पाषाण काल, जो ताम्र पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में कहीं ना कहीं रही। ठीक है, ये वो सभ्यता या संस्कृतियां थी जो इस टाइम पीरियड पर, ठीक है, ये सोथी संस्कृति, ठीक है, जोरवे संस्कृति आदि, ये जो संस्कृतियां ये इस टाइम पर रही कहीं ना कहीं। तो ये यहाँ से सिमिलर स्टार्ट होती हैं ताम्रपाषाण काल से, धीरे 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 चलती रहती हैं। अब यहाँ बहुत ज्यादा विकसित हो चुका था मानव, मानव ने धातु का प्रयोग अपने जीवन में ढाल लिया था। धातु के आधार पर वो पशुपालन और खेती करने लगा, तो उसको राजस्व जो प्राप्त हो रहा है, बचत जो प्राप्त हो रही है, वो उसको ज्यादा प्राप्त होने लगी। अब बचत जब ज्यादा प्राप्त होगी तो क्या होगा, व्यक्ति लेन देन करेगा। लेन देन से धीरे धीरे क्या हुआ, विनिमय प्रारंभ हुआ, और विनिमय पहले वस्तु आधारित हुआ करता था, लेकिन यहीं से कहीं ना कहीं इन लोगों ने धीरे धीरे पंचमार्क कॉइन का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, जिनको ठप्पा युक्त सिक्के कहते थे, जो मौर्य काल तक प्रचलित रहे। धीरे धीरे इसी आधार पर, क्योंकि जमीन का तो कोई ठिकाना नहीं था, बहुत ज्यादा थी और व्यक्ति बहुत कम थे, तो जहां चाहो भैया खेती करो, जितनी चाहो पैदा निकालो, काम कोई होता नहीं था। तो ये लोग क्या है, उत्पादन पे उत्पादन करने लगते। अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद बचे हुए सिस्टम को, बचे हुए सामग्री को तो व्यक्ति बेचेगा ही बेचेगा, और जब वो उसको निकाल के देगा ना कहीं, तो वो विनिमय प्रारंभ होगा। और इस विनिमय ने ही धीरे धीरे क्या हुआ,
अन्य सभ्यताओं के लोगों से संपर्क बढ़ाया और धीरे धीरे ये एक व्यापार वाणिज्य सभ्यता होते होते सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में एक नई संस्कृति डेवलप हो जाती है, जिसमें जो प्रधानता थी वो व्यापार और वाणिज्य की प्रधानता थी, और इसको प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया है। आई होप कि आप लोगों के दिमाग में ये वाला फैक्ट बिल्कुल 100% 10% सही हो गया होगा। ये तो ये क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय क्रांति जिसमें व्यापार और वाणिज्य की प्रधानता थी। उत्पत्ति की वास्तविकता में बात करें तो इसकी उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती संस्कृतियों के विकसित स्वरूप के कारण ही हुई थी। वहीं अगर मैं बात कर लूं द्वितीय नगरीय क्रांति की, तो महाजनपद काल वाला जो टाइम पीरियड है वो कल मैंने आपको पढ़ाया था लौह काल में, कि यहाँ पर कुछ इतिहासकार इस लोहे के प्रयोग को आने के कारण महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जानते हैं। क्यों? ध्यान दो, क्योंकि ये जो महाजनपद 16 थे, इनकी जो राजधानियां थी वो सब के सब एक शहर थी, वो सब के सब एक नगर थी। तो कहीं ना कहीं इसको द्वितीय नगरीय क्रांति कुछ विद्वानों ने कहा है, लेकिन सभी विद्वानों ने इसको ऐसा नहीं कहा है। तो गाइज ये था सिंधु सभ्यता का हल्का सा एक ओवरव्यू, हल्का सा एक इंट्रोडक्शन कि भाई सिंधु सभ्यता किस प्रकार से डेवलप होती है, सिंधु सभ्यता कैसे पैदा होती है, उसके बारे में मैंने आपसे बात की। अब अगर मैं बात करूं इसकी खोज की कि खोजी कैसे गई, तो देखिएगा, हालांकि इस उत्पत्ति पे भी लोगों के अलग अलग मत हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, यहाँ पे नोट आउट करवाऊंगा कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा ये जो मत हैं वो क्या है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं कि भाई मेरे अनुसार सिंधु सभ्यता ऐसे उत्पन्न हुई, हमें लगता है ऐसे उत्पन्न हुई। कोई कहता है कि आर्यों के पूर्ववर्ती थे, कोई कहता है कि ये बाहर से आए, कोई कहता है कि पूर्ववर्ती संस्कृतियों के कारण डेवलप हुई, कोई कहता है ये कबीले थे, खानाबदोश कबीले थे, आपस में एक दूसरे के संपर्क में आए, व्यापार वाणिज्य शुरू किया और फिर धीरे धीरे इन्होंने सभ्यता का एक प्रारूप बना लिया। तो हर तरीके का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। खोज की बात करें बच्चों, तो खोज सर्वप्रथम इस टीले की खोज की थी, जो हड़प्पा में एक टीला था उसकी खोज की थी सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा। अब ये चार्ल्स मैसन कौन था? चार्ल्स मैसन एक ब्रिटिश यात्री था, ठीक है। चार्ल्स मैसन एक ब्रिटिश यात्री था। इस टीले की ओर इस चार्ल्स मैसन का सबसे पहले 1826 में ध्यान गया, ठीक है, कि भाई यहाँ जरूर कुछ ना कुछ दबा हुआ है। और इसने क्या लगाया, चार्ल्स मैसन ने अंदाजा लगाया कि यार इस टीले में हो सकता है, क्योंकि ऊंचा था, किसी राजमहल के दबे हुए होने के चांस हो सकते हैं। इसने सोचा कि भाई कोई राजा का महल यहाँ पे दबा हुआ है, ऐसा इसने आइडिया लगाया। तो इसने इसका एक लेख निकला था 1842 ईस्वी में, नैरेटिव ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इस नैरेटिव ऑफ एनर्जी, ये एक इसका लेख प्रकाशित होता था पत्रिकाओं में। उस लेख में 1842 ईस्वी में नैरेटिव ऑफ एनर्जी में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने ये दावा किया, ये बात वहां पे रखी कि यार यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी राजमहल के अवशेष दबे हुए हैं। लेकिन रिजल्ट क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा, नेगेटिव, कुछ नहीं, नगण्य रहा, शून्य रहा। इसके बाद क्या होता है, अलेक्जेंडर वंश, ठीक है, ये आते हैं 1831 ईस्वी में। इस टीले को देख करके इन्होंने अंदाजा लगाया, इन्होंने भी अंदाजा ही लगाया, अलेक्जेंडर ने भी अंदाजा ही लगाया कि ये किसी पुराने किले का अवशेष है, ठीक है। जब ये उस टाइम पर महाराजा रणजीत सिंह से मिलने गए थे, तो महाराजा रणजीत सिंह से, ये पाकिस्तान जो है आज पड़ती है जगह यहाँ, तो ये पंजाब में जा रहे थे। तो इनको रास्ते में क्या मिलता है? हड़प्पा मिलता है, और हड़प्पा के टीले को ये देखते हैं। टीले को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि यार हो सकता है जरूर जरूर यहाँ पे कोई बड़ा कोई किला दबा हुआ रहेगा, लेकिन इनको कोई रिजल्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, 1856 में, ठीक है, 1856 में क्या है, दो बंदे होते हैं जो आपने सबने सुनी हुई है कहानी, बर्टन बंधु। ये जेम्स और विलियम बर्टन नामक दो व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, ये दो इंजीनियर थे बच्चों, और इनको काम सौंपा गया था कराची से लाहौर तक एक लाइन के लिए रेल की पटरी बिछाने का, ठीक है। अब आप लोगों ने सबने ये कहानी सुनी है कि इन्होंने वहां से ईंटें लेने का प्रयास किया और इन्होंने वहां से ईंटें ले ली। तो ये जेम्स बर्टन बंधु थे। इन्होंने क्या किया, 1856 में बर्टन बंधु, जेम्स और विलियम बर्टन नामक दो इंजीनियर, जो कराची से लाहौर के लिए
रेल पटरी बिछाने में लगे हुए थे। अपनी लाइन को बिछाने के लिए इनको क्या था, कुछ ईंटों की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? ईंटों की आवश्यकता थी। तो इन्होंने पास के टीले से ईंटें लेने का प्रयास किया। ईंटों की जब वहां पर्याप्त मात्रा प्राप्त हुई तो उन्हें भी यहाँ पर किसी प्राचीन सभ्यता का आभास होता है। यानी कि उनको थोड़ी सी ईंटें चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ईंटें जब खोदी तो बहुत बड़ी मात्रा में वहां ईंटें निकलने लगी। ऐसे मान लो कोई ईंटों का कोई खजाना है क्या। इसका मतलब उन्होंने सोचा यार या तो यहाँ पे कुछ ईंटें दबी हुई हैं, या बड़ी मात्रा में ईंटें दबी हुई हैं, या फिर कोई महल, कोई मकान, कोई दीवार है जिसमें से वो हम ईंटें निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो ईंटें निकलती जा रही हैं। तो ऐसा इन लोगों ने अपना व्यू यहाँ पे रखा था। उसके बाद क्या होता है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अभी तक भी कुछ रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। ठीक है भाई, इतनी जानकारी तो हम लोगों को पहले भी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक, ठीक है। तो फिर जो है कुछ मतलब जो है रिजल्ट नहीं निकला यहाँ पे गाइस, मैं बताऊं आपको। उसके बाद क्या होता है, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। ठीक है, ये 1853 में भी, 1856 में और 1875 में तीन टाइम इनसे जुड़े हुए हैं। 1853 और 1856 में तो इन्होंने क्या किया था, हड़प्पा की यात्रा की थी। ठीक है, और इन टीलों के गर्भ में किसी प्राचीन सभ्यता के दबे होने की भी संभावना वापस से इन्होंने व्यक्त की। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ कि 1875 में क्या होता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की हैसियत से, मतलब उसके अध्यक्ष की हैसियत से, क्योंकि 1975 से पहले पहले भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई। अब जब 1975 में इन्होंने क्या किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक की हैसियत से हड़प्पा के बसाव पर, कि भाई हड़प्पा किस तरीके से बसा हुआ है, उस पर इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की, और उस रिपोर्ट को तैयार करके इन्होंने भारत सरकार को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी। और भारत सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट में इनका अनुमान था कि यहाँ पर या तो महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई स्तूप वगैरह है, या इंडो बैक्ट्रियन शासकों के जमाने की कोई बस्ती यहाँ पे रही होगी, जो अब दब चुकी है। हमें आवश्यकता है इसको खोदने का और खोद के निकालने का। लेकिन ये इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 1875 में। कुछ नहीं हुआ, 10-20 साल भी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। क्योंकि अंग्रेजों का टाइम था, अंग्रेजों को भारत के लिए किसी सभ्यता को खोजने का कोई भी काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता था जितने काम उनको अपने इंपॉर्टेंट लग रहे थे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट कुछ अलग तरीके की चीजों में होता है। उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति था जॉन मार्शल। अब जब अलेक्जेंडर के बाद, कनिंघम के बाद जॉन मार्शल को यहाँ का निर्देशक बनाया गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने दो व्यक्ति, दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी, आपने सबने नाम सुने हुए हैं, बहुत पुरानी बहुत छोटी सी चीजें हैं। तो राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी जिनको कहते हैं, और दयाराम साहनी, इन दोनों व्यक्तियों ने जॉन मार्शल के निर्देशन में 1922 और 1921, 1921 में हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा, 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहन जोदाड़ो की खोज कर ली गई। इन लोगों ने इस सभ्यता को खोज निकाला। इनको खुदाई के बाद यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हमारी इस सभ्यता और संस्कृति को प्रकाशित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनको सामग्री प्राप्त हो चुकी थी। इसके बाद क्या होता है कि 1924 में जाकर के जॉन मार्शल ने लंदन से एक साप्ताहिक पत्रिका इनकी प्रकाशित होती है, और उस सभ्यता के बारे में, उस साप्ताहिक पत्रिका में इस खोज के बारे में भी इन्होंने एक औपचारिक घोषणा की, और कि भाई हम लोगों ने भारत में लगभग 5000 साल पुरानी संस्कृति को खोज निकाला है। इस खोज से भारत विश्व के मानचित्र पर अचानक से ऊपर आ जाता है, और हमारी और सभ्यता और संस्कृति को विश्व की प्रमुख तीन सभ्यताओं में जन्मा, मतलब उनके बराबर जो है दर्जा दिया जाने लगा। तो इन्होंने क्या किया, इस साप्ताहिक पत्रिका में इसकी विधिवत जो है घोषणा कर दी औपचारिक रूप से। बाद में
जॉन मार्शल के अन्य सहयोगियों में अर्नेस्ट मैके, जिन्होंने चनुदड़ों की खोज की 1925 में, और ऑरेलिस्टीन 1927 में इन्होंने सूतकांगीडोर की खोज की। तो ये जॉन मार्शल के अन्य सहयोगी लोग हुए जिन्होंने इन 3-4 जगहों को खोज निकाला, जिनमें मेंस आपको पढ़ना है सबसे पहले 1921 हड़प्पा, 1922 मोहनजोदाड़ो, 1925 चनुदड़ो और 1927 सूतकांगेडोर। ऑरेलिस्टीन, ऑरेस्ट मैके, आर डी बनर्जी और दयाराम साहनी। इसके बाद क्या होता है, सिंधु सभ्यता की खोज ने भारत को विश्व के मानचित्र पर अंकित कर दिया और उसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की जन्मस्थली मेसोपोटामिया और मिस्र के समान खड़ा कर दिया, जो बच्चों आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। तो 1921 से जहां पे खुदाई प्रारंभ हुई थी, और मैं वर्तमान की बात कर लूं 1921 से लेकर के अब तक, वर्तमान तक लगभग लगभग 1500 से ज्यादा, 1500 प्लस से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। ये जो स्थल खोजे गए हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के, वो स्थल कहाँ कहाँ पड़ते हैं, तो वो स्थल देखो 3 देशों में पड़ेंगे आपको। ठीक है, अफगानिस्तान में पड़ते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में पड़ते हैं, पाकिस्तान में पड़ते हैं, ठीक है, और भारत में पड़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, कुछ स्थल पाकिस्तान के भी पढ़ने, एक दो स्थल अफगानिस्तान के भी पढ़ने, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और भारत के तो मोस्टली सभी सभी स्थल हमें पढ़ने हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है। बात करें कि भाई इसका नाम 3 प्रकार से क्यों दिखाई देता है, नामकरण के पीछे क्यों और क्या वाला फैक्ट है, इसको समझने का अगर प्रयास करते हैं हम लोग, तो इस सभ्यता के लिए साधारणतया मैंने आपको अभी बताया 3 प्रकार के नाम प्रयोग में है, 3 प्रकार के नामों का प्रचलन है। नंबर 1, सिंधु सभ्यता, ये सबसे प्राचीन नाम है। सिंधु सभ्यता ये सबसे प्राचीन नाम है, और ये जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है, ये जॉन मार्शल ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता, ये इसका मूल नाम है। सर्वप्रथम प्रथम स्थल हड़प्पा खोजा गया था इसके कारण। और तीसरा नाम दिखाई देता है आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित नाम यही है, क्योंकि वर्तमान में सर्वाधिक जो स्थल है वो सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए। लगभग लगभग 400 स्थल जो है वर्तमान में वो सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हो चुके हैं। तो आप लोगों को ये देखना है कि वर्तमान में हम लोगों को इनका नामकरण किस तरीके से समझना है, वर्तमान का कॉन्सेप्ट क्या रहना है। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी। अब हम कल की क्लास में यहाँ से आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में मैं कल बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से इसकी उत्पत्ति होती है और किस तरीके से सभ्यता आगे बढ़ती है, कैसे इस सभ्यता को हमको पढ़ना है, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए इसमें क्लियर करवाने वाला हूं। तो तब तक आप सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और पुनः आप सभी के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, धन्यवाद।